Hello students, I welcome you again in Rasayan Academy. Today we are just going to study about the chemical reactions, chemical equations. दोनों में वह फर्क होता है. I'll let you know about that. You know that in chemistry we study about the chemical changes. हम chemical changes के बारे में study करते हैं. And all of those chemical changes which we observe in our you can say studies, we write them in symbolic form. जैसे for example, if I say that this is a chemical change I have written, zinc plus HCl forming ZnCl2 and hydrogen, means zinc when reacts with HCl, it results in the formation of zinc chloride and hydrogen. So first of all, I would like to tell you that what is a chemical reaction? Chemical reaction क्या होती है? अगर मैं आपको ये कहूँ ये जिंक है तो नहीं, गलत है. ये सिंबल है जिंक का. ZnHCl क्या है? ये सिंबल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. Means when I say that a chemical, what is chemical reaction? So I will say that chemical reaction is symbolic representation of a true chemical change. एक ऐसी चीज जो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई राइट से कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये केमिकल रिएक्शन है. अगर मैं कहूँ भी कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ऐसा तो होता ही नहीं है. तो दिस इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन, नो. सो व्हाट आई टोल्ड दैट केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है रादर, तो इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रू केमिकल चेंज. ये ट्रू केमिकल चेंज जो असल में होती है उसका सिंबल की फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, दैट इज नथिंग एल्स बट इट इज अ केमिकल रिएक्शन. बट व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? इक्वेशन वर्ड जो आया है ना, दैट हैज कम फ्रॉम द वर्ड इक्वल. इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर आई जस्ट टोल्ड यू दैट ऑल द चेंजेस, whether they are physical changes or they are chemical changes, they obey law of conservation of mass, which means that that matter can neither be created nor it can be destroyed. तो समझ ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ एटम किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट के इस साइड में, रिएक्टेंट वाली साइड में, उतनी प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए. मतलब रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड. और जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है उसे हम केमिकल इक्वल वर्ड से आया, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये रिएक्शन है, लेकिन अब अगर मैं इसको यहां पर क्या कर दूं, 2, तो नाउ इट हैज बिकम केमिकल इक्वेशन. अब ये केमिकल इक्वेशन हो गई बिकॉज नाउ इट इज बैलेंस्ड ऑल्सो. तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर कोई आपसे ये पूछता है कि दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन, तो हम ये कहते हैं कि दैट केमिकल रिएक्शन इट शुड बी बैलेंस्ड, बैलेंस होनी चाहिए. और दूसरा, इट शुड बी रिप्रेजेंटिंग ट्रू चेंज, उसमें ट्रू चेंज होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख दें, भाई कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू गोल्ड, ऐसा थोड़ी होता है. जो होता है वही हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग मोर अबाउट इट. क्या भाई केमिकल इक्वेशन से हमें क्या कुछ पता लगता है? जैसे अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूं तो यहां पर क्या जिंक, मुझे ये पता लगता है भाई जिंक रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड यू सी हाइड्रोजन गैस. तो इसका मतलब ये हुआ, इट गिव्स अस अ नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. में कौन से रिएक्टेंट हैं जो रिएक्ट किए, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बने. दूसरी बात, अगर आप इसको ये कहें दैट इज इसका 1 मोल है ना, बैलेंस इक्वेशन से इसके 2 मोल्स, इसका 1 मोल और इसके 2 मोल्स, सॉरी 1 मोल बना इसका, ठीक. अब जिंक का 1 मोल जो होता है वो होता है 65.3 ग्राम्स. HCl 36.5 होता है इंटू 2, कितना हो गया 73 ग्राम्स. जिंक क्लोराइड आप इसमें कर सकते हो 71 और 63.5, ये हो गया 0.5, 3 और 1 4, तो ये हो गया 134.5 ग्राम्स.
बिकॉज ये गैस है, तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। ये बात हुई। तो समझो इस रिएक्शन से हमें क्या कुछ पता लगा। सबसे पहली बात तो ये पता लगा दैट जिंक और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं फॉर्मिंग जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, मींस इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दूसरी बात, हमने इसकी मोलर रेशियो लिखी, मोल से हमें पता लगा, उसको ग्राम्स में चेंज कर लिया, तो इट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। भी एक रिएक्शन के बीच में कितना अमाउंट रिएक्टेंट का है जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, और वो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, दैट इज अबाउट दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन। वो भी केमिकल इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन देती है। तीसरी बात, अगर मान लीजिए एक रिएक्शन है, जैसे इसी रिएक्शन के बीच में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो यू नो that 1 mole of any gas has got the volume of 22.4 liters at STP। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रिएक्शन के बीच में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या दोनों या कोई एक क्या है, दैट इज गैशियस है, तो इट विल गिव अस एन इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉल्यूम ऑफ दैट gaseous reactant or product, volume of that gaseous reactant or product at STP, standard conditions of temperature and pressure। लेकिन फिर भी हम एक बात करते हैं, वो ये है कि that this chemical equation of course it gives us a lot of information but still it has got certain limitations। इसके उसके बावजूद भी कुछ limitations हैं, हालांकि वो limitation बहुत सिंपल है जिनको मॉडिफाई करते हैं। What is that? हम ये कहते हैं do not tell us about the physical state of the reactants and products। भाई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड है, गैस है, घुला हुआ है पानी में, कैसा है उसके बारे में नहीं बताता, तो नो प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय पुटिंग सिंबल S फॉर क्या, सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, डाउनवर्ड symbol for precipitates formed, upward symbol for gas evolving out, जो रिएक्शन से बाहर निकल जाए, गैस इवॉल्विंग आउट, AQ फॉर एक्वस सॉल्यूशन, भाई जो कोई चीज किसमें है, पानी में घोल के हमने उसको यूज किया हुआ। तो जैसे अगर मैं कहूं Zn क्या होता है, सॉलिड, मैं यहां पे क्या लिख दूं, S। ये HCl आमतौर पे पानी में घुला हुआ होता है, तो इट इज एक्वस। ZnCl2 वो पानी में घुल जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस बन गई आउटवर्ड, ऐसे हो गया। दूसरी बात, समटाइम इट डू नॉट टेल्स अस अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मेनली ऐसा होता है कि जब हम रिएक्शंस, एक पर्टिकुलर रिएक्शन करते हैं, जैसे सपोज मैं अगर आपको ये एक रिएक्शन लिख के बताऊं, यू नो देयर इज Zn प्लस H2SO4 फॉर्मिंग क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, और Zn प्लस H2SO4 फॉर्मिंग ZnSO4 प्लस H2O प्लस SO2। ये दो अलग अलग रिएक्शन हैं, रिएक्टेंट दोनों में सेम है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन यू शुड बी नोइंग कि जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, डाइल्यूट, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। लेकिन अगर उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्ट करवाएं तो हमें हाइड्रोजन गैस की बजाय सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो मतलब ये हुआ कि दैट अलोंग विद द फिजिकल स्टेट वी कैन आल्सो राइट in the modified form of the equation that whether a particular solution of, mostly हम acid या base के बारे में बात करते हैं, mostly the solutions of acid or base which we are taking part in that particular reaction are whether dilute or they are concentrated। तो वो इसको ऐसे मेंशन करके लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इज वही है that it do not tell us anything about the formation of the precipitates during the course of reaction or gas evolved। Of course, this problem can be modified by giving the symbol, downward symbol for precipitate formed and upward symbol for the gas evolving out of that reaction mixture। कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उन्हीं कंडीशन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बना पाते। उन रिएक्शंस को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस।
लेकिन देयर आर सर्टेन रिएक्शंस जिसके बीच में रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट्स, लेकिन प्रोडक्ट उसी कंडीशन में रिएक्टेंट भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट उन्हीं कंडीशन में रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं क्या कहूं, एक जनरल सिंबॉलिक फॉर्म लिखता हूं, ए प्लस बी सी प्लस डी। ए प्लस बी सपोज रिएक्टेंट्स है और सी और डी प्रोडक्ट्स है, लेकिन प्रोडक्ट उसी कंडीशन में रिएक्ट करके ए एंड बी दे सकते हैं। इस टाइप की रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज रिवर्सिबल तो देन वी विल यूज कौन सा, दिस एरो, ये वाला एरो, ये वाला जो एरो है ना, दिस इज शोइंग दैट द पर्टिकुलर रिएक्शन इज रिवर्सिबल। आपको एक चीज का पता और होना चाहिए, दैट एक जो रिएक्शन होती है ना, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के बीच में रिएक्टेंट्स यूज होते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन कईयों में कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एनर्जी चेंजेस होती हैं। कई क्या मतलब 90% ऐसी रिएक्शन होती हैं विच इन्वॉल्व द एनर्जी चेंज। कईयों में रिएक्शन में एनर्जी निकलती है, कईयों में एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है। मींस जैसे अगर मैं क्या कहूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट इज फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसमें एनर्जी निकलती है। एंड वैसे इस केस में मैं वैसे आपको बता देता हूं, प्लस 393.5 किलो जूल्स है ना, इतनी हीट एनर्जी निकलती है। तो कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस इतनी एनर्जी, ये हो गया, ठीक है। तो अब नाउ व्हाट इज दिस भाई, अगर हमें एक पर्टिकुलर रिएक्शन में अलोंग विद रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एनर्जी डेटा भी मिल जाए, तो हम उस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के बजाय हम उसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज थर्मोकेमिकल रिएक्शन? Thermochemical reaction is the reaction which along with the nature of the reactants and products also tells us about the amount of heat change taking place during the course of reaction। उसे हम क्या नाम देते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। एक और बात, दैट केमिकल इक्वेशन की एक और लिमिटेशन है, हालांकि उसको भी हम बड़ा इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इट डू नॉट टेल्स अस एनीथिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। भाई ऐसा थोड़ी है भाई हमने किसी चीज को मिक्सअप किया और रिएक्ट कर दिया, नो, उसकी रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो आमतौर पे इस लिमिटेशन को हम ऐसे ओवरकम कर सकते हैं दैट दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट्स, आर रिएक्टेंट्स पी प्रोडक्ट्स, और यहां पर हम जो है ना उसके लिए रिएक्शन की कंडीशंस लिख देते हैं, जैसे कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, कितना प्रेशर पे वो रिएक्शन होगी, लाइक दैट, लाइट की प्रेजेंस में होगी, हीट की प्रेजेंस में होगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी, मतलब किसकी प्रेजेंस में होगी, तो वो हम यहां पर इसके ऊपर लिख देते हैं। तो दिस इज द लिमिटेशंस, दोज लिमिटेशन विच आर मॉडिफाइड, लेकिन उसके बावजूद भी देयर आर फ्यू लिमिटेशन विच आर स्टिल नॉट मॉडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन को देखकर हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, एंड वो ये है कि दैट केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन जो लिखी हुई है, दैट डू नॉट टेल्स अस एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। यू मस्ट बी नोइंग रेट ऑफ रिएक्शन। कई रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती हैं, एंड कई रिएक्शन जो होती है वो बहुत स्लो होती है। भाई एक रिएक्शन को देखकर ये नहीं पता लगता कि वो रिएक्शन फास्ट होगी या वो रिएक्शन स्लो होगी। और दूसरा, हर रिएक्शन जो होती है उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, वो जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं दे रिप्रेजेंट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन जो ओवरऑल हमें रिप्रेजेंट की हुई होती है, दैट डू नॉट टेल्स अस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मतलब जो स्टिल लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन है वो ये है कि दैट इट डू नॉट टेल्स अस एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड इट डू नॉट टेल्स अस एनीथिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। यूजिंग दीज केमिकल इक्वेशंस, अगर मैं इन केमिकल इक्वेशंस को यूज करूं, है ना, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम ए केमिकल इक्वेशन, आई कैन डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। हम बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एंड ऑल दोज कैलकुलेशंस which we do on the basis of chemical equation, that is termed as, उसे हम क्या नाम देते हैं, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम नाम देते हैं स्टोइचियोमेट्री। एज ए स्टूडेंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है,
टू स्टडी स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री को स्टडी करना, इसको प्रैक्टिस करना, इसके न्यूमेरिकल्स को करना। तो स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशंस मैं आपको समझाता हूं। हमेशा जब भी आपको स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस करनी है तो शुरुआत जो करनी है वो हमेशा लेवल 1 से करनी है। बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम लो, ऐसी प्रॉब्लम्स लो जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसको आपने लोअर क्लासेस में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है। एंड हमेशा इसके लिए ये जो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इन स्टेप्स को इनिशियली फॉलो करो। पहले आप प्रैक्टिस इस स्टेप पे करो एंड उसके बाद वी विल यूज मोल कंसेप्ट। हम मोल कंसेप्ट को यूज करेंगे। मैं अभी ये 3-4 न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा। इसकी स्टेटमेंट आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी हुई है। तो पहले मैं इसको अपने इस नॉर्मल सिंपल मेथड से आपको करवाऊंगा एंड उसके बाद विल बी यूजिंग मोल कंसेप्ट टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए ये स्टेप हमेशा अपने मन में एक स्टेप बना के चलें कि कोई भी केमिकल इक्वेशन, स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन जब आपको करनी है तो उसमें सबसे पहले राइट डाउन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिमेंबर इट शुड बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा, राइट डाउन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट लिखो इन द सेम यूनिट्स एज आस्क्ड इन द न्यूमेरिकल। जैसा न्यूमेरिकल में पूछा गया उसी यूनिट में, अगर कोई ग्राम्स में है तो ग्राम्स में, किलोग्राम्स है तो किलोग्राम्स में, जैसा भी पूछा गया वैसा। वॉल्यूम की टर्म में तो वॉल्यूम की टर्म में, जो भी है। देन वो जो कंसेप्ट आपने लिखा नीचे, तो उनको बना के आप एक फैक्ट बना लो। मतलब वो फैक्ट आपके पास एक ट्रू फैक्ट बन जाएगा। ठीक है, दैट इज एन इंफॉर्मेटिव फैक्ट फॉर यू टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। मैंने फिर बोला अप्लाई यूनिटरी मेथड टू सॉल्व यूजिंग दैट फैक्ट एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। चलिए, ये तो बात थी करने वाली, कहने वाली। अब हम करते हैं। जैसे बड़ा सिंपल सा मैंने यहां पे एक न्यूमेरिकल लिखा है, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन। इसका मतलब इसमें केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन है बर्निंग ऑफ मीथेन। तो मैं सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन लिखूंगा। वो फर्स्ट स्टेप, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मीथेन प्लस 2 ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मैंने रिएक्शन लिखा और इसको बैलेंस कर दिया। अब मुझे ये पता है, देखिए अब इसमें दो चीजें हैं। अननेसेसरी आपको सभी का लिखने की जरूरत नहीं होती। व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? आपको निकालना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्राम्स में निकालना चाहते हैं आप? मास ऑफ कार्बन, मास तो ग्राम्स में ही होता है ना। प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन। मीथेन भी ग्राम्स में है। बस आपको बाकियों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, राइट डाउन द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द सेम यूनिट्स एज आस्क्ड इन द न्यूमेरिकल। आपको ये पता है यहां पर मीथेन का कितना, 1 मोल जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बनता है, 1 मोल बनता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका 1 मोल कितने ग्राम है, 16 ग्राम है। इसका 1 मोल कितने ग्राम है, 16 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल कितने ग्राम है, 44 ग्राम। तो ये आपके पास फैक्ट बन गया, ये फैक्ट बन गया, ये है वो फैक्ट। भाई ये फैक्ट आप इसके बारे में क्या जानते हो? यू नो अबाउट दिस थिंग कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन, क्या मतलब 16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 44 ग्राम्स। 1 हाउ मच, 44 अपॉन 16 और 8 हाउ मच, इट इज इक्वल टू 22 ग्राम्स। आंसर आ गया, वेरी सिंपल। जैसे मैंने इसमें सेकेंड न्यूमेरिकल लिखा, उसमें मैंने क्या लिखा है बच्चों, let us see it कि what volume of oxygen at STP is required to burn completely इतने ग्राम ऑफ मीथेन। इसका मतलब यहां पर जो रिलेशन हुआ मेरे पास हुआ, इसका मीथेन का तो ग्राम्स में और इसका किसमें, वॉल्यूम में, लीटर्स में।
अब आपको ये पता है कि मीथेन का 1 मोल जब कंबाइन करता है तो इट टेक्स 2 मोल इक्विवेलेंट ऑफ क्या, 2 मोल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 मोल इक्विवेलेंट लेता है। इसका मतलब 2 मोल्स, इसका जो 2 मोल्स है उसके कितने होंगे बेटे, 22.4 इंटू 2 दैट्स गोइंग 44.8 लीटर्स, 2 मोल इसके। एंड मीथेन का कितना ग्राम्स में है तो 16 ग्राम 1 मोल। तो ये फैक्ट बन गया, ये फैक्ट है, मुझे इस फैक्ट को यूज करना है। क्या कहता है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी विल बी रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ना, तो इसका मतलब आपको ये पता है क्या फैक्ट से, 16 ग्राम ऑफ क्या मीथेन नीड ऑक्सीजन कितना 44.8 लीटर्स, 1 हाउ मच अपॉन 16, और कितना आपके पास 1.6 हाउ मच 4.48 लीटर्स। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। व्हाट मास ऑफ आयरन विल बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ Fe2O3। स्टूडेंट्स यू शुड बी नोइंग कि Fe2O3 ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, इसकी जब रिडक्शन होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन हट जाएगी एंड बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, मेटल बच जाएगा। तो Fe2O3 प्लस 3 ऑफ कार्बन फॉर्मिंग आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो Fe2O3 है ये किसमें, ग्राम्स में, और ये भी किसमें पूछा हुआ है, ग्राम्स में। दोनों आपको ग्राम्स और ग्राम्स में पूछा गया है। व्हाट मास ऑफ आयरन विल बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ दिस। तो ये ग्राम्स मतलब मास में है, 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम्स। अब ये देखिए कि इसका 1 मोल यहां पे है, इसलिए इसके कितने बनते हैं 2 मोल्स, इसका 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास बनेगा, इट ऑन कैलकुलेशन विल कम आउट टू 160, और ये है 112। इसमें फैक्ट क्या आ गया आपके पास भाई, 160 ग्राम ऑफ क्या, 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 गिव आयरन कितना, 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 गिव आयरन कितना 112, 1 हाउ मच अपॉन 160 और 1000 हाउ मच 700 ग्राम्स। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल सिंपल से लिखा हुआ है, फाइंड आउट द मास ऑफ जिंक रिक्वायर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी बाय रिएक्टिंग कंप्लीटली 1.825 ग्राम ऑफ HCl। देखिए इसका क्या दिया है ग्राम्स में, फाइंड आउट द मास ऑफ जिंक, ये भी क्या पूछा है ग्राम्स में, एंड प्रोड्यूस क्या हो रहा है हाइड्रोजन, और उसका आपको क्या निकालना है वॉल्यूम, इसका लीटर्स में। वेरी सिंपल नाउ। अब देखिए इसका 1 मोल, इसके 2 मोल्स, इसका 1 मोल है ना, इसका 1 मोल जो हुआ वो हुआ 65.3 ग्राम्स, इसका 2 मोल्स हुआ 36.5 इंटू 2 73 ग्राम्स, और इसका 1 मोल लीटर्स में कितना हुआ 22.4 लीटर्स। इसका मतलब ये हुआ, बड़ा सिंपल सी बात है कि दैट इज 73 ग्राम्स ऑफ, देखिए पहले अगर मुझे जिंक निकालना है तो मैं क्या कहूंगा 73 ग्राम्स ऑफ क्या HCl रिएक्ट विद जिंक कितना 65.3, 1 हाउ मच 65.3 बाय 73 और 1.825 हाउ मच। और ऐसे ही आप हाइड्रोजन के केस में लिख लेंगे भाई 73 ग्राम ऑफ HCl प्रोड्यूस, 73 ग्राम ऑफ HCl प्रोड्यूस हाइड्रोजन
equal to 22.4 liters. 1 how much? 22.4 upon 73 and 1.825 how much? आप पहले कुछ न्यूमेरिकल्स, आई ऑलवेज एडवाइस कि आप पहले कुछ न्यूमेरिकल इस तरीके से करें, उसके बाद तो इसमें आपको मोल कंसेप्ट लगाना चाहिए, तो बहुत इजी है। देखिए जैसे अब मैं इसी वाले न्यूमेरिकल को दोबारा आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस बाय 8 ग्राम ऑफ मीथेन, तो मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी CH4 प्लस O2 फॉर्मिंग CO2 प्लस वाटर, बैलेंस कर लिया हमने इसको। ओके आपको पता है इसका 1 मोल से इसका कितना बनता है 1 मोल। अब इसका कितना 8 ग्राम है, तो 8 अपॉन 16 इसको कितना हो गया 0.5 मोल। 8 अपॉन 16 कितना हो गया 0.5 मोल। इसका मतलब इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी बनेगी 1 मोल से 1 मोल बनेगा, तो 0.5 मोल से ये कितनी बनेगी 0.5 मोल ही बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मास पूछा है ना, तो 0.5 इंटू मोल को मास 44 इज 22 ग्राम्स, ऐसे भी कर सकते हो आप। वंस यू आर यूज्ड टू डू दिस न्यूमेरिकल तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर आपके साथ करूं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मीथेन को बंद करना है, मीथेन प्लस 2 ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ऑफ वाटर। आपको पता है इसका 1 मोल और इसका 2 मोल्स, ठीक। 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन है, तो 1.6 बाय 16, तो इसका तो 0.1 मोल हो गया, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है, तो उसका 0.1 मोल इसके 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। और पूछा गया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4, इतने लीटर्स, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यू कैन प्रैक्टिस द अदर न्यूमेरिकल्स आल्सो, that you must be getting all of these things, and all of these things you can get it to the level of perfection by doing more and more problems. So I wish कि आप सभी बच्चे ऐसे कुछ प्रॉब्लम अपनी बुक की हेल्प लें, उसके बीच में काफी सारे न्यूमेरिकल दिए होते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को करें, सॉल्व करें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, यू नो माई नंबर, ठीक है। You can ask me all of those problems directly. Thank you.